हेलो फ्रेंड। और इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्स्ट्राडिशन के बारे में। एक्स्ट्राडिशन और एसाइलम ये दोनों एक को रिलेटेड और साथ में काफ़ी अटैच टॉपिक हैं, और इन दोनों के की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस स्टडी मैंने जूलियन असेंजे का जो एसाइलम और एक्स्ट्राडिशन की बात थी वो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इसलिए पढ़ा दी कि आप लोगों को ये लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, चूँकि आप लोगों को एक इसकी प्रैक्टिकलिटी भी मालूम है। आप लोग जानते ही हैं जैसा कि मेरा नाम नीलमणि त्रिपाठी है, और इस लेक्चर का जैसे मेरे सारे लेक्चर्स का PDF नोट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरे ही एक टेलीग्राम चैनल जिसका नाम नील नोट्स ही है, और जिसका लिंक ये दे रखा हुआ है, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। पे जाके आप उसको ज्वाइन करके चैनल को मेरे किसी भी लेक्चर का जितने भी लेक्चर अभी यूट्यूब पे मेरे वीडियोस पड़े हैं उन सब का PDF आप पा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे अपना लेक्चर को। तो बेसिक क्वेश्चन यही आता है जैसे सब लेक्चर में आता है, अगर कोई टर्म है तो उस टर्म को की मीनिंग क्या होती है, वो उसका मतलब क्या है। तो एक्स्ट्राडिशन आप लोगों ने कई बार नॉर्मली सुन भी रखा होगा, और मैंने लास्ट वाले आपको जिसमें केस स्टडी पढ़ाई थी उसमें भी बताया था कि एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है हैंड ओवर ऑफ एनी एक्यूज्ड। मतलब जब कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट को किसी पर्सन को हैंड ओवर करती है, इसलिए क्योंकि वो दूसरे स्टेट में उसने कोई एलिज्ड क्राइम किया है और दूसरा स्टेट उसको डिमांड करता है पहले स्टेट से, तो इस पूरे एक्शन को, इस एक्टिविटी को कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। इस डिलीवरी को कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। तो इट इज़ द डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज्ड और अ कन्विक्ट इंडिविजुअल टू द स्टेट इन हुज टेरिटरी ही इज एलिज्ड टू हैव कमिटेड और हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम बाय स्टेट इन विच ही इज टेकिंग शेल्टर। नाउ इसी से मिलता जुलता, लेकिन इसमें एक और पॉइंट ऐड ऑन है तो उसको भी मैं बता दूं। इट डिनोट्स द प्रोसेस वेयर बाय अंडर अ कंक्लूडेड ट्रीटी मतलब उन दोनों स्टेट के बीच कोई एक ट्रीटी होनी चाहिए इस हैंड ओवर, इस डिलीवरी के रिस्पेक्ट में। वन स्टेट सरेंडर टू एनी अदर स्टेट its request at its request a person accused or convicted of a criminal offense committed against the law of the requesting state। मतलब जब कि कोई, अब आप लोग समझ ही गए होंगे अच्छे से कि जब कोई पर्सन किसी एक स्टेट में एलिस्ट क्राइम कर देता है जो उसके एग्जिस्टिंग लॉ के अपोज रहता है, तो वो दूसरे स्टेट जहाँ वो इस समय वो पर्सन रिसाइड कर रहा होता है उससे उसको डिमांड करती है। और मोस्ट ऑफ टाइम इन दोनों स्टेट के बीच एक ट्रीटी होती है, तो वो उस ट्रीटी के अंडर वो एज ए राइट, इंटरनेशनल लॉ में उसको राइट मिल जाता है, उसको डिमांड करते हैं। और फिर जिस स्टेट में वो रिसाइड करता है वो इसको डिलीवरी कर देता है एट रिक्वेस्ट ऑफ फर्स्ट स्टेट। इसी को हम कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। अब इसका नीड क्या है, क्यों ये एक्स्ट्राडिशन बनाया गया। देखिए, इंटरनेशनल लॉ में एक्स्ट्राडिशन का क्यों प्रोविज़न है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ मेनली तो लॉ ही है ना। मतलब उसका काम है सिक्योरिटी मेंटेन करना, पीस सिक्योर करना पूरे एज ए सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी की। तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी स्टेट में, कोई एक पर्सन किसी स्टेट में क्राइम करके दूसरे स्टेट में भाग जाएगा और इस तरह फ्रिक्वेंटली होता रहेगा, तो पीस, सिक्योरिटी, हार्मनी ये सब इस्टेब्लिश सोसाइटी में नहीं हो पाएगी। प्लस पहला। दूसरा, आपस में दो स्टेट जो कि सब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो आपस में रिलेशनशिप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक दूसरे के फ्रेंडली रिलेशन को शो करने के लिए भी इसका यूज करते हैं एक्स्ट्राडिशन का। अब इसकी दो डिफिनीशन यहाँ दे रखी हुई है, एक लॉरेंस की, एक ओपेनहाइम की। ये डिफिनीशन लगभग मैंने जो
आप लोगों को पढ़ा दिया है वही से मिलती जुलती या लगभग वही है। ये मैंने इसलिए यहाँ लिखा है कि अगर आप लोग मेंस कोई मतलब सब्जेक्टिव पेपर इसका अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो इन डिफिनीसन को याद कर लेंगे और वहाँ लिख देंगे, क्योंकि ज्यूरिस्ट की डिफिनीसन लिखने से अच्छा प्रभाव पड़ता है किसी भी सब्जेक्टिव पेपर में। अब प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं कि इसकी इन एक्चुअल में प्रैक्टिस कैसे होती है। देखिए, देयर आर सर्टेन स्टेट्स लाइक फ्रांस एंड इटली, वो अपने नेशनल होते हैं यानी कि उनके सिटीजन होते हैं, उनको वो लोग सरेंडर नहीं करते, एक्स्ट्राडाइट नहीं करते और दूसरे कर देते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स ये सब कर देते हैं। क्यों? देखिए, फ्रांस और इटली जो होते हैं ये मानते हैं कि अगर उनका कोई नेशनल है और वो कोई दूसरी जगह क्राइम करके आया है तो हम उसको अपने ही कोर्ट में ट्रायल करेंगे। ऐसे जो सिविल लॉ मानने वाले स्टेट हैं अभी भी काफ़ी यूरोप में हैं ऐसे, और जबकि जो कॉमन लॉ सिस्टम अडॉप्ट करने वाले स्टेट हैं जिसमें इंडिया भी आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट भी आ जाता है, पार्शियली इंडिया भी पार्शियली आता है, वो ये मानते हैं कि ट्रायल किसी भी व्यक्ति का वहाँ होना चाहिए जहाँ एविडेंस अवेलेबल है, जहाँ क्राइम हुआ है, जिससे कि जस्टिस सही से सर्व हो सके। इसलिए वो अपने नेशनल को भी हैंड ओवर कर देते हैं। द एविडेंस इज मोर फ्रिक्वेंट अवेलेबल टू देयर एंड स्टेट हैज मैक्सिमम पॉसिबल देयर द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर एंड द मैक्सिमम पॉसिबल मीन्स फॉर असर्टिंग द ट्रुथ। अब देखिए, इंटरनेशनल लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी नहीं कहता है कि आप मतलब इंटरनेशनल लॉ का कोई सब्जेक्ट है, जैसे स्टेट, कोई स्टेट का रिकॉग्निशन हुआ, वो डिजियो डिफैक्टो इस्टेब्लिश हो गया, मैंने रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट आपको पढ़ाया है, अब उसके ऊपर अचानक एक ड्यूटी आ गई कि उसको अब एक्स्ट्राडिशन करना ही करना। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्स्ट्राडिशन हमेशा दो देशों की ट्रीटी डिपेंड्स ऑन एग्जिस्टिंग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है। ट्रीटी के बाद ही ये ड्यूटी और राइट एग्जिस्ट करना या इनिशिएट होता है। ये किस में कहा गया था? ये कहा गया था आपका फैक्टर वर्सेस लॉबेनहाइमर में, जो 1993 का केस है यूएस का। उसमें यूएस कोर्ट ने कहा था द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज नो राइट टू एक्स्ट्राडिशन अपार्ट फ्रॉम द ट्रीटी वाइल अ गवर्नमेंट में इफ agreeable to its own constitution and law voluntarily exercise the power to surrender a fugitive from the justice to the country from which he fled, the legal right to demand his extradition and the correlative duty to surrender him to demanding state exist when only when created by treaty। मतलब ये ट्रीटी से ही होता है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसमें देखिए, प्रैक्टिस में ही मैंने अभी आपको एक हिंट दिया था कि सिविल लॉ कंट्री जो हैं वो कॉमन लॉ कंट्रीज से डिफ़र करती हैं इसकी प्रैक्टिस में एक्स्ट्राडिशन की। वो क्या डिफ़र करती हैं वो समझने योग्य है, आइए हम लोग समझते हैं। रोमन लॉ जो कंट्रीज जो हैं, रोमन लॉ यानी कि सिविल लॉ का एक बहुत बड़ा पार्ट रोमन लॉ में भी आ जाता है, tend to refuse extradition their own citizen and prefer that they be tried if all by their own court। मैंने बता ही दिया आपको। कॉमन लॉ कंट्री क्या कहती है? वो कहती है फॉलोइंग द प्रिंसिपल दैट ऑफेंस आर ट्राइड वेयर दे अकर एंड हैव एट टाइम बट नॉट कंसिस्टेंटली एक्स्ट्राडिट देयर ओन नेशनल। मतलब कुछ समय तो भेज देती है, लेकिन देखिए डोमेस्टिक पॉलिसी, डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इसको इफेक्ट करती है, इसलिए अपने नेशनल को किसी दूसरे देश में जाके ट्रायल के लिए भेजना ये बहुत ही बड़ी बात होती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। तो इसलिए इसको कभी कभी तो करते हैं लेकिन लगातार नहीं करते। अब सम स्टेट इनेक्ट लॉज रिगार्डिंग द एक्स्ट्राडिशन ऑफ ऑफेंडर टू मेक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इन कन्फर्मिटी विद म्यूनसिपल लॉज। मतलब कि ऐसे में इंडिया भी आता है, जो अपने यहाँ लॉ बना देते हैं कि वो जो ट्रीटी करेंगे उनकी कन्फर्मिटी अपने लोकल लॉ से कर देते हैं। इंडिया ने भी एक ऐसा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एक्ट बनाया है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा।
In some countries, extradition can only be granted if offense with which the offender is charged and also offense under the law of extraditing state. मतलब कि कुछ कंट्रीज में तभी एक्स्ट्राडिशन किया जा सकता है जब उसने जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है उसमें उसके यहाँ जो एलिस्ट क्राइम ऑफेंस उसने किया है वो ऑफेंस सेम एग्जिस्ट करता हो जहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है उस स्टेट में। चलिए अब क्वालिफिकेशन हम समझते हैं। इसमें आप इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ जाएंगे जब हम क्वालिफिकेशन को पे बात करेंगे। क्वालिफिकेशन मतलब कंडीशन, जो कंडीशन लग गई है एक्स्ट्राडिशन, कब हो सकती है कब नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो किस कंडीशन में हो सकती है, तो ये क्वालिफिकेशन का मतलब होगा। अब ऑफेंस ऑफ पॉलिटिकल कैरेक्टर इन इंटरनेशनल एक्स्ट्राडिशन पॉलिटिकल क्राइम इज नॉट अलाउड, मतलब पॉलिटिकल ऑफेंस जो है उसमें एक्स्ट्राडिशन अलाउड नहीं होता। अब पॉलिटिकल ऑफेंस क्या होता है उसको समझने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल ऑफेंस जनरली, देखिए ये सब सोशल मतलब आप कहेंगे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स के टर्म्स हैं, तो इन लोगों में बड़े ही वेग डिफिनीसन है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ आप ये कह सकते हैं कि जिनकी मोस्ट ऑफ मतलब मोस्ट वैलिड डिफिनीसन, जिनको मोस्ट ऑफ ज्यूरिस्ट ने सही माना है, हम उन्हीं डिफिनीसन को मैं उसी मीनिंग को आपके सामने रखूँगा हर ह्यूमैनिटीज़ टर्म्स जिसके बारे में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। तो पॉलिटिकल ऑफेंस किसे कहते हैं? पॉलिटिकल मतलब मोस्ट ऑफ ज्यूरिस्ट क्या मानते हैं कि पॉलिटिकल ऑफेंस किसे कहते हैं? देयर मस्ट बी टू और मोर पार्टीज is seeking to implore a government its own choice on the striving the political control of state, मतलब दो पार्टी रहेंगी, दोनों चाहती हैं कि वो कंट्रोल करें पॉलिटिकल स्टेट का, और वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड एंड ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड इन द परसुएंस ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव। अब ये कंट्रोल करने के ऑब्जेक्टिव में, पॉलिटिकली कंट्रोल करने के स्टेट के ऑब्जेक्टिव में कोई मान लीजिए ऑफेंस हो गया, अब वो ऑफेंस को हम कहेंगे पॉलिटिकल ऑफेंस, और वो ऑफेंस करने वाला अब दूसरे देश में अगर भाग गया तो उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा। अच्छा, ये एक्सक्लूड करता है किसको? एनार्किस्ट और टेररिस्ट। टेररिस्ट और एनार्किस्ट को ये एक्सक्लूड कर देता है, इनको अपने अंदर नहीं रखता, क्योंकि वो लोग अलग अलग पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस लेते हैं, वो परसुएंस से काफ़ी एनार्की फैलाना चाहते हैं, वो उनका कई अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, इसलिए उनको पॉलिटिकल ऑफेंस में, उनके एक्शन को पॉलिटिकल ऑफेंस में नहीं रखा जा सकता। अब रे कैस्टलॉन्ट, ये 1891 का एक केस था, और कैस्टलॉन्ट होगा, रे का मतलब होता है, देखिए जो रे लिखा रहता है ये कई इन भी इसके आगे लिखा रहता है, इन रे, इन दोनों का मतलब होता है द लीगल मैटर ऑफ या द मैटर ऑफ, मतलब कैस्टलॉन्ट के मैटर में या इन लीगल में या उनके विधिक मैटर में, तो इसका मतलब यही होता है। अक्सर आप देखेंगे रे लिखा रहता है तो इसका यही मतलब समझिएगा। अब कैस्टियोनी वॉज ए स्विस सब्जेक्ट, ही हैज़ टेकन द एक्टिव पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ऑफ स्विट्जरलैंड, ही अटैक्ड द म्युनिसिपल पैलेस एंड किल्ड अ म्युनिसिपल काउंसलर एंड लेटर फ्लेड टू इंग्लैंड। अब वो ये चाहते थे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस में उन्होंने पार्ट लिया, अब वो म्युनिसिपल पैलेस पे कर दिए, और जिसमें एक म्युनिसिपल काउंसलर मर गया। अब स्विस गवर्नमेंट रिक्वेस्ट की ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि भाई उनका एक्स्ट्राडिशन कर दो कैस्टियोनी का। यहाँ कैस्टलॉन्ट नहीं होगा, यहाँ होगा कैस्टियोनी, ये आई है और ये भी आई है, कैस्टियोनी। द क्वींस bench of division accordingly let off Castiglione from custody by the holding that the offence was political one and refused to order extradition Switzerland. उन्होंने political offences को कर दिया। An offence has a political character if incidental to form part of political disturbance। अब वो incidental था, जो म्युनिसिपल काउंसलर था वो एक incidental part था political disturbance का। It was committed in the course of or in the furtherance of political disturbance।
अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर इंसिडेंटल हो या कोर्स ऑफ या इन फर्दरेंस ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस या पॉलिटिकल कंट्रोल एक्टिविटी में हो तो उसको हम पॉलिटिकल ऑफेंस मानते हैं, मतलब जनरली मानते हैं। ये क्वींस कोर्ट ने कहा, हो सकता है कोई कोर्ट ना माने, क्योंकि ज़्यादातर तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो कंट्री टू कंट्री भी डिफर करता है और इसमें लोकल कोर्ट का डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब इसी तरह आ गया आपका रे म्यूनियर। रे म्यूनियर मतलब इन द मैटर ऑफ म्यूनियर, ये भी बहुत पुराना केस है, 1894 का है। इन दिस केस द एक्यूज्ड हैज कॉज्ड 2 एक्सप्लोजन इन पेरिस कैफे एंड 2 बैरक फ्लेड टू इंग्लैंड। फ्रांस डिमांडेड एक्स्ट्राडिशन ऑफ द एक्यूज्ड फ्रॉम द इंग्लैंड। It was held by the Justice Cave of British Court that the constitute political crime and offence of the political character। क्या क्या होना चाहिए, उन्होंने ये सब कंडीशन बताई थी। उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी 2 or more political party in the state is seeking established government its own choice। Offence committed one side or other side either of 2 parties to achieve the object। द ऑफेंस इज सेट टू बी पॉलिटिकल, तभी ऑफेंस पॉलिटिकल कहा जाएगा। और उसने ये भी पाया कि ये प्रेजेंट केस में यानी म्यूनियर के केस में एक्यूज डिड नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, हेंस इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल क्राइम, यानी कि इनका एक्स्ट्राडिशन कर दिया गया होगा फ्रांस। अब ये तो आपने पढ़ लिया पॉलिटिकल कैरेक्टर के ऑफेंस में क्या होता है जिसमें एक्स्ट्राडिशन नहीं होता, ये भी आपने जान लिया कि ऑफेंस पॉलिटिकल किसको कहते हैं। अब हम इसके आगे और क्वालिफिकेशन को जानते हैं कि मिलिट्री ऑफेंस में क्या होता है। तो मिलिट्री क्रिमिनल आर नॉट सब्जेक्ट टू एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग। जैसे डिजर्टेशन में कोई दूसरी कंट्री में भाग गया, उनको एक्स्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता। डिजर्टेशन मतलब आर्मी छोड़ के भागना। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान की जो फौज है, आर्मी है, वहाँ का कोई सिपाही है, कोई सोल्जर है, वो पाकिस्तान के पॉलिसी से नहीं है या वो देख रहा है कि उनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्री टेररिज्म फैला रही है और वो वहाँ से बहुत डिससेटिस्फैक्शन होकर डिजर्ट करके यानी अपने कंट्री की आर्मी को छोड़ के इंडिया आ जाता है। अब पाकिस्तान अगर उससे एक्स्ट्राडिशन का डिमांड करेगी इंडिया से तो इंडिया उसको मना कर देगी। अब रिलीजियस क्राइम वाले भी नहीं किए जाते हैं, नॉट एक्स्ट्राडिक्टेड। रिलीजियस क्राइम एक बहुत ही वाइड टर्म है, केस टू केस इसका डिफाइन किया गया है, हालांकि कोई इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट केस नहीं आया। अब लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था रूल ऑफ स्पेशलिटी, और इस लेक्चर में भी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। When an accused is extradited and receiving state must try from the offense which the extradition is sought for। मैंने आपको बताया था और अभी बता रहा हूँ कि रूल ऑफ स्पेशलिटी ये है कि जिस ऑफेंस के लिए उसका एक्स्ट्राडिशन का डिमांड करते हैं और मान लीजिए कि उस व्यक्ति का एक्स्ट्राडिक्ट हो जाता है वो रिक्वेस्टिंग स्टेट में, अब उसका जो ट्रायल चलेगा वो उसी ऑफेंस के लिए चलेगा जिसके लिए उसका डिमांड हुआ था एक्स्ट्राडिशन के लिए। कोई अलग से एडिशनल चार्ज नहीं जोड़ा जा सकता। ही शैल नॉट बी ट्राइड फॉर एनी अदर ऑफेंस committed to prior to his surrender and this rule is popularly known as principle or rule of speciality। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर बनाया था कि जूलियन असेंजे को अगर यूएसए किया जाता है तो ये कैसे लागू होगा। अब यहाँ यूनाइटेड स्टेट का ही एक दूसरा केस है, यूनाइटेड स्टेट वर्सेस रेवसर। ये भी बहुत पुराना है, 1886 का है, यूएस कोर्ट का है। इसमें जो एक्यूज्ड था रेवसर वो एक सेलर था और उसको चार्ज कर दिया गया, मतलब उसको चार्ज किया गया शुरू में उसके जो उसने किसी शिप पे अपने सर्वेंट की हत्या कर दी थी, उसका मर्डर कर दिया था। ब्रिटेन ने इसी चार्ज पे एक्स्ट्राडिक्ट कर दिया उसको यूएस में, और यूएस ने फिर वहाँ उसके ऊपर ट्रायल ग्रीवियस हर्ट का चलाया जो कि गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने क्वैश कर दिया कन्विक्शन को, उसको कन्विक्ट कर दिया गया था लोअर कोर्ट से, और ये कहा गया कि या तो ऐसा ट्रीटी में प्रोवाइड होना चाहिए स्पेशली, या उसको जब छोड़ दिया जाए और रिजनेबल टाइम उसको दिया जाए कि आप जाइए, और वो नहीं गया तो हम दोबारा से उसके ऊपर ये चार्ज लगा सकते हैं। अब डबल क्रिमिनलिटी क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल क्रिमिनलिटी?
जो मैंने आपको पॉइंट कहा था कि आपको आगे समझ में आएगा, वही है डबल क्रिमिनलिटी। मतलब कि किसी द क्राइम अपॉन विच द एक्स्ट्राडिशन इज सॉट मस्ट बी ऑफेंस पनिशबल अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ बोथ स्टेट। मतलब दोनों स्टेट में, जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है और जिससे रिक्वेस्ट किया जा रहा है एक्स्ट्राडिशन की, दोनों स्टेट में जिस ऑफेंस के लिए रिक्वेस्ट किया गया है वो पनिशबल होना चाहिए। और यही पाया जाता है द रूल ऑफ, पॉपुलरली नोन एज द रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एडल्ट्री जो है वो ऑफेंस था इंडिया में, अब तो खैर नहीं रह गया, ये पुराना आपका नोट्स है। वो पहले ये था कि इंडिया में ऑफेंस था, लेकिन अमेरिका में वो कभी भी ऑफेंस नहीं था। ऐसे कई छोटे छोटे ऑफेंस हैं जो कि इंडिया में तो हैं लेकिन अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में है तो इंडिया में नहीं, तो उन लोगों के लिए एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती। अब ये भी एक यूएस कोर्ट का है कि फैक्टर वर्सेस लॉबेनहाइमर और हैगार्ड का केस है। इसमें कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था वंस द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आर सेटिस्फाइड दैट द आइडेंटिफाइड ऑफेंस इज जेन्युइनली रिकॉग्नाइज्ड एज क्रिमिनल इन बोथ कंट्री, there is a no occasion for stipulating that extradition shall fail merely because the fugitive may succeed in finding in the country of the refuge some state territory or district in which the offence charge is not punishable। जैसे अब देखिए ये यूएस का है, तो इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कुछ कंट्री, यूएस में सारे स्टेट के लॉ अलग है, वहाँ पूरी तरह से फेडरल वो है। तो यूएस की कोर्ट ये कहती है कि मान लीजिए अब कोई कंट्री उसकी यूएस में आ गया किसी दूसरी कंट्री से वो क्राइम करके, वो कंट्री यूएस से कही कि भाई हमको एक्स्ट्राडिट करिए इसको, और उसने देखा कि यार इस स्टेट में तो ये चलो जो मैंने वहाँ उस कंट्री में क्राइम किया इस स्टेट में ऑफेंस पनिशबल है, दूसरे स्टेट में नहीं है, तो वो क्या कहता है? वो चला जाता है ऐसे स्टेट में जहाँ वो ऑफेंस पनिशबल नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर ये किया जा रहा है तो ये वो फ्यूजिटिव इसमें भी एक्स्ट्राडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी मेजॉरिटी या कुछ भी स्टेट में वो ऑफेंस पनिशबल है तो भी यूएस गवर्नमेंट उसको एक्स्ट्राडिट किसी दूसरे जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है उसको कर सकती है। अब देखिए ये सब आपकी क्वालिफिकेशन है, तो रीजनेबल एंड प्राइमा फेसी एविडेंस रहना चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको प्राइमा फेसी एविडेंस देना पड़ेगा, तभी रिक्वेस्टिंग कंट्री में जिस कंट्री से रिक्वेस्ट किया गया एक्स्ट्राडिशन का वो अपने हैंड ओवर करेगी एलिज्ड एक्यूज्ड का। एक्स्ट्राडिशन देयर मस्ट बी रीजनेबल प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड फॉर द क्राइम फॉर विच एक्स्ट्राडिशन इज रिक्वेस्टेड। ट्रीटी फॉर्मेलिटी तो बता ही दिया कि भाई ट्रीटी तो रहनी ही रहनी चाहिए। टू इन्वोक एक्स्ट्राडिशन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विथ। नाउ ये 2 बार हो गया है। अब हम देखेंगे सावरकर का केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। देखिए इसमें जितने मैंने आपको केस पढ़ाए हैं वो सारे बहुत ही लैंडमार्क केस हैं, तो जब आप अपना सब्जेक्टिव आंसर लिखिएगा तो इन सारे केसेस को डालने की कोशिश, या कुछ इनमें से कुछ केसेस को तो डालने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इन इवन केसेस पे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एनईटी नेट में पूछा जा चुका है, कई जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये सब आप लोगों को मेरे पीडीएफ नोट्स में तो मिल ही जाएंगे और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, ब्रिटेन में ट्रायल चलता है सावरकर का इस केस में, और जिसके लिए उनको हाई ट्रीजन और अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए उनको कॉन्विक्ट कर दिया जाता है। अब वो इंडिया को ले आए जाते हैं यूके से, और बीच ही में एक पोर्ट पड़ता है मर्सलेस का, ये आपके फ्रांस में, और वहाँ से वो भागने में सफल हो जाते हैं आपके वीर सावरकर। अब सावरकर जो हो जाते हैं वो फ्रेंच पुलिस उनको फिर से पकड़ लेती है।
सावरकर को पकड़ के वो बिना एक्स्ट्राडिशन की जो फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा किए हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो लोग यानी कि ब्रिटिश अथॉरिटी को सौंप देती है फ्रेंच पुलिस। जब इस चीज़ का मालूम चलता है फ्रेंच गवर्नमेंट को, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को, तो वो डिमांड करती है कि देखिए भाई, हमने पकड़ा था और एक फॉर्मेलिटी नहीं हुई थी एक्स्ट्राडिशन की, तो हमको आप दे दीजिए। ये अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डिक्लाइन कर देती है उनके इस डिमांड को, डिक्लाइन टू सरेंडर द प्रिजनर। और फिर ये केस चला जाता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में। अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट वेयर बाई ऑन द अबव ग्राउंड द क्रिमिनल में बी रिटर्न when once the person extradited even by mistake or irregular way, receiving state is not bound under the international law to return him। मतलब इन्होंने कहा अगर गलती से भी किसी को कर दिया गया, मिस्टेक से भी, तो अब वो स्टेट जहां उसको गलती से कर दिया गया वो बाउंड नहीं है पहले स्टेट को लौटाने से जिसने एक्स्ट्राडिशन कर दिया गलती से। अच्छा, ये देखिए पूरी एक्स्ट्राडिशन की फिलॉसफी, पूरा प्रिंसिपल को ही फेल्ड कर दे रहा है। अब तो इसमें क्या होगा कि एक्स्ट्राडिशन का मान लीजिए जो कोई केस आए तो उसमें बहुत ही माइन्यूर स्क्रूटनी होगी कि कहीं हम गलती से कर ना दें, और इससे प्रोसेस बहुत ही फ्यूचर में इस जजमेंट के कारण कंट्रीज बहुत ही सजग हो जाएंगी और एक्स्ट्राडिशन कठिन हो जाता। इसीलिए दिस डिसीजन was subject to criticism and was not based on sound principle of law, ऐसा कहा गया कई ज्यूरिस्टों के द्वारा। नाउ अब हम लोग आगे पोजीशन इन इंडिया, कि इंडिया में क्या पोजीशन है आपके एक्स्ट्राडिशन की। देखिए इंडिया का जो एक्स्ट्राडिशन है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वो द एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 से गवर्न होता है, मतलब ट्रीटी भी होती है, और उसको ट्रीटी को म्युनिसिपल लॉ के में इनकॉर्पोरेट करने के लिए उन ट्रीटीज़ को एक इंडिया ने एक्ट ही पास कर दिया है जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 है। इसका सेक्शन 31 जो है वो कुछ इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन सरेंडर ऑफ फ्यूजिटिव क्रिमिनल एज ए स्टेट बेलो। पहला, जैसा कि मालूम है, पॉलिटिकल क्राइम को नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस बीइंग बार्ड बाय टाइम, मतलब अगर लिमिटेशन पीरियड से ऊपर हो गया है वो ऑफेंस में, तब उसको नहीं किया जा सकता। नॉट एक्स्ट्राडिटेड इफ द प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस इज बार्ड बाय टाइम अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिक्वेस्टिंग स्टेट, मतलब जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है वहां लिमिटेशन पीरियड उस ऑफेंस का एक्सपायर कर चुका है, तब इंडिया नहीं करेगी। ट्रीटी ऑब्लिगेशन एंड प्रोविजन बाय लॉ तो होना ही चाहिए। एक्स्ट्राडिशन सॉट फॉर द ऑफेंस अदर देन द ऑफेंस एक्यूज्ड फॉर, ये आपको डबल क्रिमिनलिटी में मतलब कि मैंने वो पढ़ा है रूल ऑफ स्पेशलिटी कि आप जिसके लिए मांगेंगे उसी के लिए आपको ट्राई करना है। लेकिन मान लीजिए उसने तो कोई दूसरा क्राइम किया और रिक्वेस्टिंग स्टेट उसको दूसरे क्राइम के लिए मांग रही है, तो इसमें भी इंडिया नहीं करेगी। और एक्सपायरेशन ऑफ 15 डेज आफ्टर बीइंग कमिटेड टू प्रिजन, जो एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए वो 15 दिन के बाद होगा, यानी कि जब वो 15 दिन इंडिया के जेल में रह लेगा वो एलिज्ड एक्यूज्ड, तभी वो उसको एक्स्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। मतलब तुरंत उसने एक्स्ट्राडिशन की किसी ने डिमांड की और तुरंत भेज दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये एक्ट है एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962, ये 34वां एक्ट था 1962 का। ये पूरी तरह से एक्ट है जिसमें लगभग 14 पेज का है और 37 सेक्शन है इसमें, जिसमें रिपील एंड सेविंग है। इसने इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1903 यानी 1903 के एक्ट को इसने रिपील कर दिया था। आप इस एक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और भी क्या क्या कंडीशंस हैं, किस पे किया जा सकता है, क्या क्या प्रोसीजर है, इसमें काफ़ी डिटेल में है। मात्र 12 पेज इसका ही काम का है, तो 12 पेज में आप इसको पूरी तरह से पढ़ के एक्स्ट्राडिशन में के बारे में, इंडिया के प्रोसीजर के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। अब देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI की साइट पे दिया गया हुआ है कि इंडिया हैज़ साइन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विच आर इन फोर्स।
किन कंट्रीज़ के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, ईयर ऑफ ट्रीटी दिया गया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, भूटान, बुल्गारिया, कनाडा, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, कोरिया, कुवैत, मलेशिया, मॉरिशस, मैक्सिको, मंगोलिया, नेपाल। ओल्ड ट्रीटी है, काफ़ी ओल्ड है, पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। नीदरलैंड, ओमान, पोलैंड, पुर्तगाल, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, तजाकिस्तान, तुनीसिया, टर्की, यूएई, यूके, यूक्रेन, यूएसए, उज़्बेकिस्तान एंड वियतनाम। इतनी कंट्रीज़ के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इंडिया की है। और कितनों के साथ अरेंजमेंट है, मतलब उनके साथ बिना ट्रीटी के भी अरेंजमेंट के साथ एक्स्ट्राडिट किए जा सकते हैं। फिजी, इटली, पापुआ न्यू गिनिया, आपका सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, तंजानिया, थाईलैंड, इतने कंट्रीज़ के साथ इनका अरेंजमेंट है एक्स्ट्राडिशन का। ये आपकी उसकी साइट पे दिया हुआ है, सीबीआई की साइट पे, आप खुद जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे लेक्चर का अंत हुआ। आई होप कि आपने इस लेक्चर में बहुत कुछ जाना हो। आपने मुझे काफ़ी टाइम दिया, आधे घंटे का। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और कमेंट में आप कोई भी डाउट या कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझसे इस कमेंट में कह सकते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।